गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पूर्व हमने परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में अध्ययन किया था। आधुनिक और परंपरागत शिक्षण सामग्री होती क्या हैं, हमने इसको टॉपिक वाइज और जो इसके क्रम बिंदु हैं उनसे रिलेटिव चीज़ें हमने चर्चा की। इससे पूर्व की जो वीडियो, अभी जितने भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, जितने भी नए छात्र छात्राएं इसे देख रहे हैं, इससे पूर्व की जो वीडियो है परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सामग्री से संबंधित चीज़ों पे आप देख लीजिएगा उसे। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। इससे पूर्व थोड़ा सा मैं आपके नॉलेज में इतना ज़रूर डालना चाहूँगा कि हमने पढ़ा था परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सामग्री है क्या, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि परंपरा जो हमारी पूर्व से चली हुई जो परंपरा है उसके आधार पर किस प्रकार से शिक्षण कार्य चलता था और किस प्रकार से शिक्षण कार्य को किया जाता था। अब यदि मैं बात कहूँ शिक्षण कार्य, अब परंपरागत की बात ये रही जिस प्रकार से पहले से गुरुकुलों में शिक्षण ग्रहण किया जाता है। आज आधुनिक तौर पे हम देख रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी के साथ शिक्षण कार्य को कर रहे हैं और आने वाले समय में हम क्या पता किस माध्यम से शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं, इस पर चर्चा की। यदि मैं बात करूं परंपरागत और आधुनिक शिक्षण, अब परंपरागत शिक्षण के अंतर्गत और आधुनिक शिक्षण के अंतर्गत क्या अंतर है, क्या चीज़ें इनके अंतर्गत हमें देखने को प्राप्त होती हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। यदि मैं बात करूँ जो संप्रेषण या परंपरागत आधुनिक शिक्षण में जो सहायक सामग्री होती हैं उसके अंतर्गत हमने पहला लिया था दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, क्या हम दृश्य सामग्री के माध्यम से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है परंपरागत और आधुनिक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत। क्योंकि ये जो प्राथमिक जो चीज़ है, बच्चे के जो प्राथमिक तौर पर जो जिन पे रूबरू होता है बच्चा, वो दृश्य सामग्री के अंतर्गत है, जिसे हम देख सकते हैं। दृश्य मतलब कोई दृश्य को आंखों के माध्यम से हम देख सकते हैं, जिसे हम देख के उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ से मैं पॉइंट बता देता हूँ, श्रवण सामग्री, जिसे हम क्या करते हैं, सुन के हम किसी चीज़ की, यदि हम अभी लेक्चर दे रहे हैं, कोई लेक्चरर दे रहे हैं तो उस पर हम उसको सुन सकते हैं। कोई व्याख्यान किसी चीज़ पे हो रहा है तो हम उसको अच्छी तरीके से सुन के और अपना उससे संबंधित चीज़ों का हम अध्ययन कर सकते हैं। हाँ, उससे रिलेटिव जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को हम आसानी से दे सकते हैं। अब दृश्य सामग्री, अब दृश्य सामग्री मतलब जिसको हम अपनी आँखों से देखते हैं और उसको श्रवण करते हैं। इसमें किसी प्रकार की कापी किताबों का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ आपके सम्मुख से चलचित्र आते हैं और उस पर एक ध्वनि प्रसारित होती है, जिसमें अब इसमें देखिए इन दोनों का समावेश इसके अंतर्गत देखने को आपको मिलता है, ठीक है। जब ये दो बनते हैं तब ये दृश्य सामग्री, तीसरी जो सामग्री बनेगी ये इससे इनका निर्माण होता है। दृश्य सामग्री प्लस श्रवण सामग्री, और इन दो सामग्रियों के माध्यम से दृश्य सामग्री का निर्माण होगा। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्रिया सहायक सामग्री। अब क्रिया सहायक सामग्री के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे क्रियाशील, किस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, प्रदर्शन, उस बच्चे का किस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है, हम भ्रमण के तौर पे भी इन चीज़ों को सीख सकते हैं, इन चीज़ों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब आते हैं दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं, इसका जो पहला बिंदु है वो है श्यामपट्ट चित्र और या ग्राफ के माध्यम से। अब मान लीजिए मैं आप लोगों के सम्मुख से उपस्थित हूँ, जो ये श्यामपट्ट है ये महत्वपूर्ण बन जाता है किसी कक्षा के लिए, क्योंकि श्यामपट्ट के माध्यम से हम बच्चों को किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं। बच्चों के बीच के जो डाउट हैं, जो बच्चों को किसी भी प्रश्न पे डाउट है, हम उसे श्यामपट्ट के माध्यम से उसका हल कर सकते हैं। उसके माध्यम से यदि बच्चे को जो प्रारंभिक चीज़ें जो सीखनी होती हैं, मान लीजिए हम किसी बच्चे को, जो छोटा बच्चा है, यदि मैं उसे ABC ये बताऊं तो उसके लिए कोई आधार चाहिए ना, कोई आधार, मतलब ये श्यामपट्ट के माध्यम से हम उसे समझा सकते हैं। भैया बच्चे को ABCD जो ये चीज़ है, ये चीज़ हम किसके माध्यम से लिखेंगे, श्यामपट्ट के माध्यम से। श्यामपट्ट के माध्यम से क्या हम मैथमेटिकल पोर्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं। और ग्राफ के माध्यम, अब ग्राफ के माध्यम से यदि हम किसी चीज़ का
किसी चीज़ का नक्शा बना रहे हैं या किसी चीज़ का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, या इतने सेंटीमीटर से इतना सेंटीमीटर, मान लीजिए एक ग्राफ बना रहे हैं हम 60 अंश का कोण के तौर पे बना रहे हैं, इसके समानांतर हमने कहा कि भैया इस वित्तीय वर्ष 2001 में और 2002 में और 2003 में कितनी जनसंख्या बढ़ोतरी हुई है। अब बढ़ोतरी मतलब किसी जनसंख्या को हम इससे टारगेट कर रहे हैं, जनसंख्या को हम इस ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? एग्जैक्टली इस चीज़ का अध्ययन हम ग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है नक्शा। अब हम नक्शे और पत्रिकाओं की बात कर रहे हैं। अब नक्शा क्या होता है? हम किसी क्षेत्र में यदि भ्रमण के तौर पे जाते हैं, हम किसी उद्देश्य से या किसी स्थान पर यदि गश्त के लिए जाते हैं, या हम कहें अध्ययन संबंधी सामग्रियों के तौर पे यदि हम उसका उपयोग करते हैं, मान लीजिए हम किसी रिसर्च के तौर पर किसी पर्टिकुलर स्थान पे जा रहे हैं, तो हम उस स्थान पे जाने के लिए हमें एक प्रकार का नक्शा होना चाहिए हमारे पास। यदि नक्शा होगा तो हम आसानी तौर पर हम वहाँ पहुँच सकेंगे। और यदि आज जिस प्रकार से आधुनिकता अब आ रही ना, ये वाली जो शब्द है आधुनिक शिक्षण, अब आधुनिक शिक्षण के अंतर्गत जो नक्शा इत्यादि जो आज हम 3D और 2D की बात कर रहे हैं और डिजिटल नक्शे की बात कर रहे हो, जो सैटेलाइट के माध्यम से जो चीज़ें जुड़ी रहती हैं, ये चीज़ें आधुनिक तौर पे हमें देखने को प्राप्त है। आधुनिक शिक्षा का हम इसका ग्रहण कर रहे हैं, हम आधुनिक शिक्षाओं को इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बात यदि हम करें, मैंने कहा नक्शा और मॉडल और पत्रिकाओं। अब नक्शा किसी क्षेत्र का या किसी भूभाग का वह नक्शा जहाँ पर हमें जाना है, या हम जाने के लिए हम किसी पे आश्रित ना होते हुए हम यदि हमें किसी स्थान का नक्शा या किसी विद्यालय या कॉलेज का नक्शा, मान लीजिए आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, आप उस क्षेत्र से अनभिज्ञ हैं, तो आप उस क्षेत्र से यदि अनभिज्ञ हैं तो उस क्षेत्र का आपके पास यदि नक्शा हो तो आप नक्शे के आधार पर बिना किसी से पूछे हुए उन जो नक्शे में जो मार्क दिए रहते हैं उन मार्क्स का पीछा करते करते आप उस गंतव्य स्थान तक आप पहुंच जाओगे। ये नक्शे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नक्शा हमारे लिए कई तरीके से, हाँ यदि हम अपने भूभाग की बात करें, यदि हम जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में कितने राज्य हैं, कौन सा राज्य किस दिशा की तरफ है, और इस राज्य की जो क्षेत्रफल है और उसकी जो बॉर्डर लाइन है वो कहाँ से उसको प्रदर्शित होता है, ये नक्शे के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और मॉडल और पत्रिकाओं की बात करें, अब मॉडल क्या है, अब हम किसी चीज़ का मान लीजिए हमने ये मॉडल बना रखा है, हम मॉडल क्या अध्ययन के लिए मान लीजिए हमने ये मॉडल बना रखा है, अब हमने पेन स्टैंड बना रखा है, एक प्रकार से हमें अपनी आवश्यकताओं की जो कटौती करने के पश्चात जो हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वो मॉडल के आधार पर प्राप्त होता है। हमें कम पैसों में अधिक प्रयोग करना, देखिए मॉडल के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। मॉडल किसी साइंस का मॉडल हो सकता है, किसी जिस पे हम कार्य कर रहे हैं उस चीज़ का मॉडल हो सकता है, हम किसी बिल्डिंग का मॉडल बना सकते हैं, हम किसी क्षेत्र का मॉडल बना सकते हैं। अब मॉडल से क्या होगा, मॉडल से यदि हम मॉडल बनाएंगे तो सीखने की कला हमारे अंदर और विकसित होगी, हम सीखने की क्रियाओं पे और आधारित हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर। अब आते हैं हम जो हमारा मेन पॉइंट था, आप कहोगे सर इससे भटक गए हैं, जो संप्रेषण के प्रकार उस पर थोड़ा सा अभी बाद में चर्चा करते हैं। अब श्रवण सामग्री जिसे हम सुन सकते हैं, हम जिससे सुनने के पश्चात जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं और अध्ययन करने के बाद जिसके हम अपने जीवन में उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब श्रवण सामग्री के सुनने की प्रतिक्रिया, अब रेडियो से हम कोई समाचार पत्र सुनते हैं या किसी मुद्दे पर डिबेट सुनते हैं या किसी लेखक के कविताओं का सारांश सुनते हैं या जो यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर दिया जाता है या हम ऑनलाइन माध्यम से जो लेक्चर दे रहे हैं वो क्या है, उनको हम ऑडियो के माध्यम से सुनते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत जो आता है जो दृश्य सामग्री है, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो और वीडियो और जो सीडी प्लेयर और जो मोबाइल फ़ोन है इत्यादि, इस चीज़ के अंतर्गत इसे हम इसके अंतर्गत जोड़ते हैं। अब दृश्य सामग्री, इन दोनों का जो मेल बन के जो प्राप्त हुआ है ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। मान लीजिए टेलीविज़न जो फिल्म प्रोजेक्टर, जो बड़ा सा प्रोजेक्टर होता है जिसपे हम चलचित्रों का जो चलचित्र उसमें दर्शाते हैं उसके माध्यम से उसका अध्ययन किया जाता है। और कंप्यूटर के माध्यम से आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर के माध्यम से किस प्रकार से हम अपने आगे की पढ़ाई निरंतर कर सकते हैं। अब नाटक के माध्यम हम किसी व्यंग को वो नाटक के माध्यम से उसे प्रदर्शित करते हैं तो वो हमें जल्दी याद होता है। किसी मान लीजिए हम रामायण की बात करते हैं, यदि हमने रामायण यदि
सिर पर पड़ी होती तो हमें उतना याद नहीं होता जितना हमने देख के उसको समझा है। देखने के बाद हमें उसका पूर्ण वृतांत याद हो जाता है कि राम जी कब कहाँ से किधर गए, उन्हें कितने वर्ष का वनवास हुआ और उसमें क्या हुआ। यदि ये एक बात करूँ मैं, यदि ये श्रवण सामग्री या दृश्य सामग्री के अंतर्गत ही सीमित होती या किताबों और सुनने तक ही ये सीमित रहती तो उतना हम इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते जितना हमने दृश्य सामग्री के माध्यम से इसको समझा। क्यों? हम किसी चीज़ का यदि चलचित्र देख रहे हैं प्लस में ऑडियो को भी सुन रहे हैं तो उससे हमें जल्दी चीज़ें वो याद होंगी, और जल्दी याद होंगी तो हमें क्या होगा, उसका लाभ प्राप्त होगा। अब कठपुतली नाटक, अब नाटक का बात मैं कह रहा हूँ। जैसे हमने रामायण की बात करी, रामायण में हमने क्या किया, क्या करा, जब वो होते हैं जब रामलीला का मंच प्रारंभ होता है तो उसमें क्या होता है, अभिनय होता है, तो हमें उन पात्रों का नाम याद हो जाता है, वो शीर्षक क्या है वो याद हो जाता है, उसमें क्या गतिविधियां हो रही हैं वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। क्योंकि ये हमारी जो मनुष्य की जो बौद्धिक क्षमता है उसको बढ़ाने के तौर पे ये काम आती है। अब आ जाते हैं कठपुतली। अब हम जो गुड्डे और गुड़िया होता है उससे हम किसी चीज़ का अभिनय करना, हम उसको क्या समाज पे क्या उसका सही तरीके से जो संदेश देना चाह रहे हैं, क्या उससे संदेश दिया जा रहा है, क्या हमारा उससे बौद्धिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्या हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जो मानसिक क्रियाएं हैं, जो बौद्धिक क्रियाएं हैं, क्या उससे डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ बिल्कुल ये चीज़ें इससे होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री के अंदर का जो क्रियाशील सहायक सामग्री होगी, अब हम क्रियाशील मतलब हम किस चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम किन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, किन चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं, ये चीज़ इसके अंतर्गत है। अब प्रदर्शन, अब हम किसी कार्य का किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। मान लीजिए हमने दृश्य सामग्री प्लस श्रवण सामग्री का जो ये चीज़ों का जो अध्ययन किया, इसके अंतर्गत हमने जो चीज़ सीखा, क्या वो चीज़ हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ रहा है, किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट ला रहे हैं अपनी लाइफ में, ये चीज़ इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। अब भ्रमण से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब मान लीजिए हम किसी क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, यदि मान लीजिए हम किसी पर्यटन स्थल की तरफ जा रहे हैं जो विश्व विख्यात है, मान लीजिए हमने रिजर्व टाइगर कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ यदि हम गए, अब हमें पता है ना यदि हम उसके अंतर्गत जाएंगे, ये किस जनपद के अंतर्गत आता है, ये उस जनपद के कौन से निश्चित स्थान पे है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ों का सारा समावेश हमें याद आ जाता है। और ये जो पार्क बना है ये किस चीज़ को समर्पित है, ये किसने बनाया, ये बहुत ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम भ्रमण करने के दौरान इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। कि ये मान लीजिए हम किसी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, हम किसी मंदिरों की तरफ जा रहे हैं, हम मंदिरों के बारे में अध्ययन कर ले, हम पौराणिक चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं, और पौराणिक चीज़ों का जब अध्ययन होता है तो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं उसका इम्प्लीमेंट होता है, उसको हम कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी यदि मैं बात करूं जो महत्वपूर्ण हो जाती है भ्रमण के दौर पे, भ्रमण एक ऐसा बिंदु होता है लाइफ का जहाँ पर बच्चा सीखता है। ये भ्रमण के माध्यम से हमें नई चीज़ें देखने को मिलती है और नई नई चीज़ों का अवलोकन करने को प्राप्त होता है। साथ ही हम नई चीज़ों को अपनी लाइफ में उस चीज़ को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें होती है तो हमें अच्छी तरह से याद होने की जो प्रवृत्ति होती है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो जाती है, कहीं ना कहीं सही तरीके से इम्प्लीमेंट आ जाती है। अब बात करें संप्रेषण। अब हम किस प्रकार से किसी के बीच अपना कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, किस प्रकार का संपर्क स्थापित कर रहे हैं, वो होता है। अब संप्रेषण के प्रकार, अब संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम मैं बता रहा हूँ संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक। अब आप कहोगे संप्रेषण, हम किस प्रकार से एक दूसरे के बीच का कोऑर्डिनेशन स्थापित करें, मतलब संपर्क एक दूसरे से स्थापित करें, वो चीज़ आ जाती है। अब शाब्दिक तौर पर क्या होता है, शब्दों के माध्यम से लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी होता है। अब लिखित की बात करें तो लिखित क्या होता है, हम किसी चीज़ पे, हम किसी प्रश्न को लिख कर प्रदर्शित करते हैं या लिख के उसे सबमिट करते हैं। अब मौखिक हम साक्षात तौर कहते हैं, जिसे साक्षात्कार कहते हैं। अब मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, लिखित तौर पे वो प्रश्न होता है। आप कहते हैं हम लिखित तौर पे पहले प्रश्न जो एग्ज़ाम होता है लिखित तौर पे होता है। जैसे अभी जितने भी
प्रवक्ता समवर्ग प्लस LT और समूह की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी वो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो किस स्टेज पे कर रहे हैं? लिखित तौर पे कर रहे हैं। लिखित मतलब आप पढ़ रहे हो, यदि सही तरीके से यदि मैं बात करूं तो वो आप कर रहे हो दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हो। अब दृश्य सामग्री का यदि प्रयोग कर रहे हो शाब्दिक तौर पे, जो शब्दों का जो इसमें क्या है, शब्दों का प्रयोग हो रहा है। किस प्रकार से? हमने कहा कि राम, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि राम घर जाता है, ये शब्द का निर्माण है। ये शब्द राम घर जाता है मतलब इसमें शब्द का उल्लेख हो रहा है। हमने क्या हो रहा है, इसको हमने लिखित तौर पे लिखा ना। अब हम मौखिक तौर पे, इसी को हम मौखिक तौर पे कह सकते हैं कि राम घर जा रहा है। इसमें हमने लिखने की कोशिश ही नहीं की, हमने इस पे सिर्फ जो मौखिक तौर पे इसे बोला। अब लिखने की प्रवृत्ति, हम किसी चीज़ पे डिबेट कर रहे हैं, किस प्रकार से इस पे डिबेट कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण बन जाता है। अब महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है? क्योंकि राम घर जाता है, इसमें क्या उल्लेख आ रहा है? राम का। ठीक है, अब शब्द का ही प्रयोग हो रहा है। शब्द हमने किस प्रकार से इसमें उल्लेख किया, शब्द का किस प्रकार से निर्माण किया, ये चीज़ आपके सम्मुख से। अब मौखिक तौर पर हम किसी घटना का या किसी काल का हम मौखिक तौर पर वर्णन कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं प्रागैतिहासिक काल की, यदि मैं बात करूं, हम उसको किस प्रकार से मौखिक तौर पर उसका उल्लेख कर रहे हैं। हमने यदि हम लिखित तौर पर यदि बात करें, जो किताबों के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, मान लीजिए ये लिखित तौर पर आपको प्राप्त हो रहा है, हमने इसमें शब्द, अब जब यदि मैं बात करूँ ये लिखित तौर पर हो रहा है, शाब्दिक, हम आज बात कर रहे हैं शाब्दिक तौर पे बात करें, शब्दों की बात करें, तो शब्द क्या है? जो किताब में जो छपे हुए जो शब्द हैं वो भी तो शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक यदि मान लीजिए इसको हम ब्लैंक छोड़ दें, ब्लैंक छोड़ने के बाद हम इसमें क्या लिखते हैं? शब्द लिखते हैं, तभी तो शब्दों का निर्माण हो रहा है इसमें। अब जब शब्द बना तो तब हम लिखेंगे उसको। अब जब शब्दों का निर्माण हो रहा है, हम उसको लिख रहे हैं। कि अभी मैंने आपके समक्ष एक एग्जाम्पल दिया कि भैया राम घर जाता है, हमने इसको क्या करा, एक प्रकार से लिखा। हम किसी निबंध या किसी टॉपिक पर हम यदि चर्चा कर रहे हैं तो हम यदि उसको लिखित तौर पे भी दे सकते हैं। अब मान लीजिए मन की बात, अब आज प्रधानमंत्री जी यदि मन की बात कर रहे हैं तो वो मौखिक तौर पे कह रहे हैं, हमें मौखिक तौर पे उनका उल्लेख समझ में आ रहा है, वो किस प्रकार का बोल रहे हैं, ये हम मौखिक तौर पे कह रहे हैं। अब लिखित तौर पे यदि हमें किसी चीज़ का सारांश अच्छी तरह से याद होता है, जब हमें लिखित तौर पर हम उसको लिखते हैं, वो चीज़ें उसके सम्मुख से आ जाती हैं, तो ये लिखित तौर पर। मौखिक रूप और लिखित तौर पर आप लोग दो समझ गए ना। अब आ जाते हैं अशाब्दिक वाणी घर द्वारा या वाणी के बिना। अब क्या होता है अशाब्दिक, हम बिना बोले, ठीक है, हम शब्दों का निर्माण करे बिना उसको किस प्रकार से उल्लेख करते हैं, ये सर्वप्रथम हो जाता है। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि वाणी के बिना, अब वाणी के बिना भी अध्ययन किया जा सकता है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। यदि आप लोगों ने बीएड में आप लोगों ने सहायक शिक्षण या टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जब प्रश्नों को अध्ययन किया होगा, तो उसमें वाणी के द्वारा प्लस वाणी के बिना, ये दो प्रकार से हम अध्ययन कार्य कर सकते हैं और बच्चों को दो प्रकार से हम इसका उल्लेख करा सकते हैं। अब मान लीजिए वाणी के द्वारा, हम वाणी द्वारा बच्चों को किस प्रकार, मान लीजिए हम किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, बच्चों के बीच उसको प्रदर्शित करना है। अब मुद्दे पर चर्चा हो रही है, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित बनाया जा सकता है, पर्यावरण को किस प्रकार से अधिक तौर पे उभारा जा सकता है और उसको जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम किस प्रकार से किया। इस मुद्दे पे यदि हम बात कर रहे हैं तो हम सीधे क्या कर रहे हैं, वाणी के द्वारा, हम वाणी के द्वारा उनको बोल रहे हैं। हम अपने जो वाणी निकल रही, जो हमारी आवाज़ निकल रही है, इसके माध्यम से हम बच्चों को उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस वजह से बच्चों को उसके बारे में समझ में आ रहा है। अब यदि मैं बात करूँ वाणी के द्वारा तो आप समझ गए ना। अब वाणी के बिना, अब वाणी के बिना क्या होता है, जब हम इशारों में बात करते हैं। अब मान लीजिए दो पल के लिए अब मैं एकदम साइलेंट हूं, अब हम किसी इशारे से हम किसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं वाणी के बिना। हम किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं बोल पाता है, यदि हम उससे कोई रास्ता पूछते हैं मगर सुन रहे हैं ना, हम उससे पूछेंगे भाई साहब ये स्कूल को जाने वाला रास्ता कहाँ है, वो इशारे से इस तरफ, मतलब आप इस दिशा के लिए इस दिशा की तरफ मुड़िए या बाएं हाथ की तरफ में बड़े मुड़िए या दाएं हाथ की तरफ। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण दे देता हूँ मैं, जो सड़क पर जो ट्रैफिक लाइट होती हैं, वो इसका सर्वप्रथम उदाहरण है। अब जब जो ट्रैफिक पे
जो लाइट लगी रहती हैं या ट्रैफिक जो पुलिस का जो ट्रैफिक को नियंत्रण करता है, यदि मैं उसकी बात करूं तो ट्रैफिक को हम किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं। अब उसमें क्या होता है, अब वाणी के बिना हम इशारों पे बात कर रहे हैं। इशारों पे मतलब यदि कोई पुलिस वाला किसी कार को किस दिशा की तरफ मोड़ रहा है तो वो सिर्फ आपको इशारा करता है कि आप दाएं हाथ की तरफ जाए या बाएं हाथ की तरफ, वो इशारों के माध्यम से, वाणी के बिना हम उसको समझते हैं। ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं एक अच्छे संप्रेषण की विशेषताएं क्या होती हैं, हम संप्रेषण को किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बन जाता है। अब देखिए उद्देश्य तौर पे भी होता है, द्विउद्देशीय तौर पे भी होता है, बहुत सार्वभौमिक तौर पे भी होता है। अब सार्वभौमिक क्या होता है, सार्वभौमिक तौर पे हम किसी चीज़ को पूर्ण तरीके से समावेश बात के उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, वो चीज़ें होती हैं। अब मैंने आपको सार्वभौमिक तौर पे बताऊं, यदि मैं दृश्य सामग्री प्लस स्वर्ण सामग्री प्लस ये दृश्य सामग्री का जो समावेश बनता है वो सार्वभौमिक तौर पे इसको निर्माण करता है। इन तीनों का इसमें समावेश हो रहा है, मतलब तीन चीज़ों का यदि जब मिश्रण बन रहा है तो उसको इस तौर पे हम देखते हैं। अब सामाजिक वातावरण, अब सामाजिक वातावरण कब बनेगा, सामाजिक वातावरण तब बनेगा जब हम उसको अपनी लाइफ में किस प्रकार से जो सहायक सामग्री, यदि मैं कहूँ परंपरागत और आधुनिक शिक्षण की यदि हम बात कर रहे हैं, यदि हम चार चीज़ों का, मान लीजिए दृश्य सामग्री, श्रवण सामग्री, दृश्य सामग्री के अंतर्गत जो चीज़ें हमने देखी और क्रियाशील सहायक सामग्री, ये चीज़ सामाजिक तौर पे इसमें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। अब कैसे हम किसी चीज़ पे, मुद्दे पे बात कर रहे हैं, अब मुद्दा कौन सा बना, सामाजिक तौर पे बना या समाज की चीज़ों पे मुद्दे पे बना। अब बात कर रहे थे हम आज वर्तमान समय में पेट्रोल की बात करते हैं। अब पेट्रोल 90 से 100 रुपये के बीच चल रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, सामाजिक वातावरण को किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है, मतलब 100 रुपये का पेट्रोल प्लस 90 के बीच का जो अंतराल है उसको हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे हम डिबेट करते हैं। ठीक है, अब यदि इस पे डिबेट हो रहा है तो समाज का वो चीज़ दिखती हैं जो महत्वपूर्ण बन जाती है सामाजिक दृष्टिकोण से। ठीक है, अब निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया, अब सीखने की जो प्रतिक्रिया होती है वो बचपन से ही चलती है। हमने कहा था अधिगम सीखने की जो क्रिया होती है। अब बच्चा जब पैदा होता है उसके अंतर्गत ये चीज़ निरंतर सीखने वाली प्रतिक्रिया, हम जन्म से ही, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब हम वहाँ से ही सीखना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि जब माँ किसी प्रकार का, 2 पल के लिए आपको उदाहरण देते हैं, जब यदि माँ किसी प्रकार का खाना खाती है तो हमें उसकी स्मेल और टेस्ट हमें पता चल जाता है। और यदि गाना सुनती है तो हमें उसके कहीं ना कहीं कोई धुन सुनाई देती है, क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है, सीखने की क्रिया प्राप्त हो जाती है। तब से ही हमारे अंदर शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाता है। और ये जन्म से मृत्यु तक का जो अंतराल होता है तब तक ये निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया होती है। अब जब इंसान जन्म से मृत्यु तक का जो अंतराल है उस दौरान ये सीखने की क्रिया इसके अंतर्गत प्रारंभ होती रहती है। अब विद्यालय में जब हम जाते हैं तो विद्यालय से लेके उच्च शिक्षा तक हम कोई ना कोई नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं और नई नई चीज़ों पर हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, वो अनंत होती है। अब जो दूसरे टॉपिक में बात करें हम, उत्तम शिक्षण के लिए बुनियादी तत्व। अब हम उत्तम शिक्षण को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए उस पर हम चर्चा करें। अब एक उत्तम शिक्षण प्राप्त करने के लिए हमें साधनों की भी तो आवश्यकता होगी। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास साधन नहीं है और हम उन्नत शिक्षा को ग्रहण करने की बात करें तो वो नहीं हो सकती है। क्योंकि जब हमारे पास उन्नत साधन होंगे, ठीक है, उत्तम साधन के लिए बुनियादी तत्व हमारे पास किताबें हों, पेंसिल हो, और जो हम बात करें ऑनलाइन शिक्षण जो ग्रहण कर रहे हैं हमारे लिए, उसके लिए क्या कि आपके पास मोबाइल फ़ोन होने चाहिए, उसके अंदर डाटा होना चाहिए। यदि आप डाटा है तो किताबें होनी चाहिए, किताबों के बाद पेन होने चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, और आपका बौद्धिक स्तर क्या है ये सर्वप्रथम इस पर विचार विमर्श करती है, ये चीज़ इस पर निर्भर करती है। ठीक है, अब आता है परंपरागत संबंध स्थापित करने की प्रतिक्रिया। अब हम परंपरागत जो पूर्व में जो सीखा हुआ जो चीज़ है हमारे अंतर्गत, जो पूर्व में जो हमने चीज़ें सीखी हैं और उससे रिलेटिव चीज़ों की बात कर रहे हैं, परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए जो हमने पूर्व में सीखा है क्या वो चीज़ हमें याद है या नहीं है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। यदि हमें याद है तो उसको हम अपनी लाइफ में किस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं वो चीज़ महत्वपूर्ण बन जाती है और उसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और, द्विध्रुवी। अब हम जब कहते हैं कि 2 नावों पर पैर रखना, 2 ध्रुवी होता है। जब हम शिक्षण प्लस मौखिक कार्य को करते हैं और जो अपने पूर्व से बोला था मैंने
शाब्दिक शब्द लिखित और मौखिक तौर पे जो हमने उसका उच्चारण किया है तो वो क्या होता है, परस्पर संपर्क। अब परस्पर हमने पूर्व में जो हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्या हम वो जो ज्ञान हमें जो प्राप्त हो रहा है, क्या हम उसको रियलाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या वो चीज़ें बन रही हैं, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पे हम डिबेट कर रहे हैं, क्या ये चीज़ निरंतर हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज़ इसके अंतर्गत आ जाती है। अब आ जाते हैं हम दूसरी जो चीज़ है गत्यात्मक। अब गत्यात्मक जो पहला पॉइंट आप कहोगे छूट गया, गत्यात्मक क्या होता है, जब बच्चा किसी चीज़ पे अध्ययन करते हुए क्या उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा है। हम बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, इसमें सीखने की क्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम सीखने की क्रिया जब हमारी पूर्ण हो जाती है, उसके अंतर्गत ये चीज़ें गत्यात्मक तौर पर हम सीखने की कला के अंतर्गत हम उसको देखते हैं और उस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब उद्देश्य पूर्ण, अब उद्देश्य हम अध्ययन किस लिए कर रहे हैं, हम विद्यालय किस लिए जाते हैं, कोई उद्देश्य होगा, हम कोई लक्ष्य होता है। मान लीजिए अभी आप लोग जो अध्ययन कर रहे हो, जितने भी छात्र छात्रा अभी अध्ययन कर रही हैं, जितना भी परीक्षाएं दे रही हैं, आपका अध्ययन करने का मेन उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मेन मतलब कि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य जब आपका प्राप्त होगा तब आपके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। उद्देश्य की पूर्ति तब होगी जब आप इस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं। आज का जो टॉपिक रहा हमारा परंपरागत और आधुनिक शिक्षण कार्य, ये दूसरा टॉपिक है। आज आपके सम्मुख से दो लाया हूँ मैं, ये सेकंड भाग है। सेकंड भाग का दूसरा ये चीज़ है, क्योंकि हम इसको पूर्ण करेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर करें और दूरस्थ क्षेत्रों में जो रहते हैं बच्चों उनको शेयर करने की कृपा करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।